तो दोस्तों केस पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो जो यूपी जीके की सीरीज़ चल रही है वो तीसरी सीरीज़ है और इसमें उत्तर प्रदेश की जीके को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जीके से जो भी पॉइंट बन सकते हैं, जो भी हैं, उन्हें सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया जाएगा इनकी सीरीज़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखें और साथ में जो इनके अगले वीडियो पड़े हुए हैं दो, उन्हें भी देखें और आगे जो सीरीज़ चलती रही लगातार देखते रहिए। ये जल्दी ही वीडियो इसका कंप्लीट होगा और यूपी जीके पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक इसका आज है भौतिक संरचना एवं जलवायु संक्षिप्त जो इसकी दी गई है वो देख लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के आकार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है। क्या है? उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। ग्लोब पर जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, वो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, उत्तरी से पूर्वी उत्तर अक्षांश और पूर्वी देशांतर की जो स्थिति इसकी दे रखी है। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 73 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसकी स्थिति ग्लोब पर है। उत्तर प्रदेश की जो आकार है वो लंबवत है। ठीक है, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर की लंबाई जो है 240 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 650, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है ग्लोब पर। ठीक है, इसकी जो लंबाई दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की नगरीय क्षेत्रफल, अगर यहाँ पे देखा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल से, अगर भारत का क्षेत्रफल देखा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल पूरे मतलब जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% है। और वैसे देखा जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्र नगरीय क्षेत्रफल से क्या 2.70% है, 6,558 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा हमारा उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें लिखा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उनमें सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। उसके बाद सोनभद्र आता है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है, फिर प्रयागराज है। खीरी है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जो है क्षेत्रफल में हापुड़ है, उसके बाद गाजियाबाद उससे ज़्यादा है, फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो भदोही आ जाता है और शामली आ जाता है। ये बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे कम हापुड़ का, उससे ज़्यादा गाजियाबाद, उससे लास्ट से जो 5 जो जिले दे रखे हैं वो है, फिर है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे छोटा हापुड़ है और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले प्रदेश व देश, मतलब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले प्रदेश व देश। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा? सबसे पूर्व में पड़ता है बलिया और सबसे पश्चिम में पड़ता है शामली। ठीक है, सबसे पूर्व में पड़ता है बलिया और सबसे पश्चिम में पड़ता है शामली जिला पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है? तो एक चीज़ याद रखो, सबसे उत्तर में हमारा पड़ता है सहारनपुर और सबसे दक्षिण में पड़ता है हमारा सोनभद्र। ठीक है, सहारनपुर की सीमा किससे लगती है? सहारनपुर की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, और भी जो हिमाचल प्रदेश पड़ोस हैं उससे भी लगती है। और सोनभद्र की सीमा किससे? 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, उसके बाद आता है नेपाल से सटे 7 जिलों की क्रम, मतलब पूर्व से पश्चिम की जो क्रम संख्या है वो बतानी है। जो नेपाल से हमारे जो उत्तर प्रदेश के जिले सटे हुए हैं उसकी पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम देखो, पहला आता है महाराजगंज, फिर आता है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। मतलब है कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये जो ज़िले हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पर जो 7 ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ नेपाल से सटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश की नेपाल सीमा लंबाई कितनी है? तो नेपाल से किस प्रदेश की नेपाल से लगी इस लंबाई की सीमा है 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड से सटे 7 जिलों जो हैं उनकी क्रम संख्या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ है उत्तराखंड की। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ज़िले हैं उत्तराखंड से, सहारनपुर पहला आता है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है,
पहले दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस हैं यूपी जीके के कराए जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे यहाँ पर, और इतने जो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और सीरीज़ को भी देखिएगा। जो सीरीज़ पूरी इसकी यूपी की आएगी तो आप देखते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा से सटे 6 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण तरफ बताना। मतलब उत्तर से दक्षिण हरियाणा से जो सटे हुए हैं, तो सहारनपुर तो पहला है, उसके बाद शामली आता है जो सबसे पश्चिमी पड़ने वाला जिला है, क्योंकि जो हरियाणा है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी साइड में पड़ता है। उसके बाद बागपत आ गया, गौतम बुद्ध नगर आ गया, अलीगढ़ और मथुरा आ गया। ये जो 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो हरियाणा से सटे हुए हैं। दिल्ली से 2 जिले सीटे सटे हुए हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण यमुना नदी करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण यमुना नदी करती है। ठीक है। राजस्थान से सटे 2 राज्य हैं, आगरा और मथुरा, ये राजस्थान से सटे हुए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश सबसे बड़ी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, जिसमें 11 जिले लगते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, जो जितने भी दक्षिण जिले हैं लेके, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा सीमा साझा करता है कोई भी प्रदेश उत्तर प्रदेश से, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला है कि बिहार से सटे 7 जिले जो हैं, बिहार से सटे सटे जो हैं पूर्व में पड़ते हैं, वो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया और देवरिया। बलिया हमारा सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है। यहाँ पर सोनभद्र, चंदौली, ठीक है, गाजीपुर, बलिया और देवरिया। उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है, और महाराजगंज। ठीक है। ये चीज़ें, ये जो दिया गया है। अगला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से सटे हुए जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक है सोनभद्र, और झारखंड से भी एक है सोनभद्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी? 4। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उसके बाद सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है। जो सहारनपुर हमारा सबसे उत्तरी जिला है वो, उससे जो सटे हुए कितने राज्य प्रदेश हैं? 3 है। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन सा? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। उसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा वाले राज्य। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है कौन? मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा बनाता है कौन? हिमाचल। सबसे कम हिमाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश बनाता है। इतना ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला एक ही है, वो ललितपुर है। आप ध्यान रखना, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रदेश की सबसे दक्षिण बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। सबसे दक्षिण में अगर किसी जिले की बिंदु को छूता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है सोनभद्र जिले की सबसे दक्षिणतम बिंदु को छूता है। ठीक है। ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो उत्तर प्रदेश का, वो किस जिले से कौन कौन से जिले से स्पर्श होता है? तो छत्तीसगढ़ से होता है, और सबसे दक्षिणतम हमारा जिला सोनभद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी, मतलब अगर प्रदेश के सबसे उत्तरी और पश्चिमी की बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए उत्तरी पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। तो बताया था कि यहाँ पर सहारनपुर आता है, सहारनपुर को स्पर्श कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश कर रहा है। उसके बाद के सबसे पूर्वी, मतलब सबसे पूर्व में बलिया है, और सबसे पश्चिम में शामली बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से? बिहार और हरियाणा। तो बिहार सबसे पूर्वी जिले को, बलिया को स्पर्श करता है, और हरियाणा सबसे पश्चिमी जिले को स्पर्श करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है प्राचीन भूखंड के गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है। और प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से इसमें गंगा का मैदान, भावर क्षेत्र, तराई और दक्षिण तथा पर्वत पठार से इसका जो है, इसका प्राकृतिक विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित कौन सा है? भावर क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर में जो है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में एक पतली सी पट्टी में क्या पाया जाता है? भावर क्षेत्र। उसके बाद जो है कंकड़ पत्थर व मोटे बालू युक्त जो भूमि होती है, वो भावर क्षेत्र की होती है। ठीक है। जो पुरानी होती है, जो उपजाऊ ना हो। तो भारत में भावर क्षेत्र से सटे दक्षिण में, मतलब भावर क्षेत्र से सटे हुए दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है तराई क्षेत्र। मतलब जो उसके बाद भावर के बाद आता है, जो उससे सटा हुआ है तराई क्षेत्र, जिसे तरीवाला क्षेत्र भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कि समतल नम व दलदली भूमि होती है तराई क्षेत्र की। समतल व दलदली भूमि कौन सी होती है? तराई क्षेत्र की होती है। ठीक है। ठीक है। और तराई क्षेत्र की मुख्य फसल गन्ना होती है, धान और गन्ने होते हैं। ठीक है। तराई क्षेत्र की अगर मुख्य फसल की अगर हम बात करें, तो धान और गन्ना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है।
मतलब बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण तक स्थित है मैदानी क्षेत्र। यानी कि जो तराई क्षेत्र और पठारी क्षेत्र के बीच में जो है, उत्तर से दक्षिण के बीच में जो हमारा बुंदेलखंड आता है, वो उसके बीच में मैदानी क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश का। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। तो यमुना पश्चिम में पड़ती है, इसलिए उसके पूर्व में, और गंडक जो पूर्व में और उसके पश्चिम में जो मैदान पड़ता है वो क्या है, या उत्तर या दक्षिण की बात करें तो निकली हुई है मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद गंगा और यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कौप कीचड़ बालू से निर्मित जो है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद मैदानी क्षेत्र के नवीन कौप निक्षेपों को कहा जाता है। जो नवीन क्षेत्र मिट्टी के नवीन निक्षेप बनते हैं उन्हें खादर या कछार मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र के पुराने कौप निक्षेप को भांगर बोला जाता है। क्या होता है, भांगर बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। उसके बाद आता है मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, 80 से 300 मीटर है। और मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर से पश्चिम से है कितना, दक्षिण से पूर्व की ओर। मतलब इसका जो ढाल है दक्षिण से पूर्व की ओर है। ध्यान रखना, जो मैदानी क्षेत्र का ढाल है वो दक्षिण से पूर्व की ओर है। उसके बाद खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। मतलब कि जो खादर क्षेत्र है उनमें नदियों का जो आवरण होता है, जो आवरण होता है, क्षय होने से क्या होता है, बीहड़ बनते हैं। और ध्यान रखना कि प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों को निर्माण कौन करता है, चंबल व यमुना तट पर होता है। सर्वल के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण कहाँ पर होता है, चंबल नदी और यमुना नदी के तट पर। ठीक है। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, गेहूँ हो गया, धान हो गया, आलू हो गया, ये मुख्य फसलें होती हैं मैदानी क्षेत्र की। उसके बाद आता है कि विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी और ललितपुर से सोनभद्र तक फैला हुआ है। जो झांसी से ललितपुर और सोनभद्र तक फैला हुआ पहाड़ी या बुंदेलखंडी क्षेत्र फैला हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण की बात की जा रही है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर ऊंची है, लेकिन मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर की ऊंची भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में, कुछ भाग बुंदेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। क्या है, सोनभद्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। बुंदेलखंड बघेलखंड का सम्मिलित है, वो सोनभद्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के कितने जिलों में पठारी या पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है। तो पठारी, पहाड़ी और बुंदेलखंड पूरा जो क्षेत्र देखा जाए वो 11 जिलों में आता है। ध्यान रखना, 11 जिलों में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है भिंडम, टांडा, कुशेहरा व खड़जा जलप्रपात हैं यहाँ पर, ये मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। भिंडम, टांडा, कुशेहरा व खड़जा जलप्रपात हैं मिर्ज़ापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की जो पश्चिमी सीमा पर बहती है, बेतवा नदी बहती है पश्चिमी सीमा पर, ठीक है। उसके बाद आता है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का जो ढाल है वो उत्तर से उत्तर की ओर है। कहाँ है, उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर की ओर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या हैं, दलहन है और तिलहन है। मतलब कि जो बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है उसकी मुख्य फसलें दलहन और तिलहन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि ने वेटलैंड क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। नम भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो 5.15% है। क्या है, 5.15% है, ठीक है। तो क्या था कि नमी भूमि वेटलैंड क्षेत्र कितना था, 5.15%। उसके बाद आता है प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि, यानी कि नम भूमि, वेटलैंड का मतलब होता है नम भूमि वाला क्षेत्र कौन सा, सोनभद्र है। कौन सा, सोनभद्र, 5.08%, ठीक है। उसके बाद प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन से हैं, जिसमें नम भूमि नहीं, बागपत है और हाथरस है, 0.18% नम भूमि पाई जाती है। उसके बाद अगला है कि जलवायु से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, जलवायु क्या, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयाँ होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है, ठीक है। और प्रदेश में वर्ष भर घटती हो यानी कि वर्ष भर में घटित होती है 3 ऋतुएं। कौन सी, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुएं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है ग्रीष्म ऋतु। क्या रहता है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। और प्रदेश का सबसे गर्म महीना जो है वो जून का है। प्रदेश में सबसे गर्म महीना जो है कौन सा है, जून का है। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्व भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर क्रम देखा जाए तो बढ़ता है। मतलब कि यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का जो मौसम है, उत्तरी भाग से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम की ओर तापमान क्या है, बढ़ता है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान
जो रहता है आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में औसतन सर्वाधिक रहता है। और 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था 49.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश की दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड में अधिकतम तापमान होने का कारण है कर्क रेखा का नज़दीक होना। ठीक है। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है वर्षा ऋतु, जुलाई से अक्टूबर तक रहती है वर्षा ऋतु। उसके बाद है प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को कहा जाता है पूर्वा के नाम से, किसके पूर्वा के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग क्या है, पूर्वा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। उसके बाद है कि प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होती है पूर्वी तराई और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले ज़िले कौन कौन से? गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 184.7 सेंटीमीटर। और मथुरा में, देखो मथुरा में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रदेश में पूर्व से पश्चिम, मतलब कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्या है, घटती है। पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से पश्चिम से और उत्तर से दक्षिण की ओर चलने में वर्षा की जो मात्रा है घटती है। यहाँ पे प्रदेश सॉरी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा होता है? जुलाई का होता है। प्रदेश में सर्वाधिक महीना वाला जिला कौन सा होता है? जिला कौन सा होता है? जुलाई होता है। उसके बाद आता है कि प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 32 दिन की होती है। किसकी होती है? 32 दिन की होती है, सिर्फ 32 दिन की। ठीक है। उसके बाद अगला दे रखा है कि प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? विभिन्न भागों की, तो तराई क्षेत्रों में होती है 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानों में 112, मध्यवर्ती क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर होती है। और दक्षिणी में जो पठारी क्षेत्र होता है वहाँ 91 सेंटीमीटर होती है। और औसतन वर्षा की बात की जाए तो 95 सेंटीमीटर वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद आता है प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। और प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी का। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। और शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान बढ़ता रहता है। उत्तर से दक्षिण तरफ अगर देखा जाए तो तापमान बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर की में क्या है, हिमालय वगैरह पाए जाते हैं, वहाँ बर्फबारी होती रहती है। और दक्षिण में पहाड़ी पठारी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो उत्तर से दक्षिणी तरफ क्या हो, तापमान उत्तर से दक्षिण तरफ तापमान बढ़ता है। उसके बाद शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान कहाँ रहता है? उत्तर पश्चिम जिलों में। क्या होता है शीत ऋतु में सबसे कम? उत्तर पश्चिमी जिलों में ही तापमान सबसे कम रहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की जो जीके है, जीके पूरी कंप्लीट कराई जा रही है, जिसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। और जो एक भी पॉइंट जो है आपके, जो ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ना हो। आप वीडियो पूरा देखिए, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश की जीके पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश यहाँ पर दे रखा है, पॉइंट देख रहा है, मिट्टी कृषि और पशुपालन संक्षिप्त दे रखी है यहाँ पे। तो प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र 20 है। ठीक है। कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। अगर ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 9। क्षेत्र कितने हैं? 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। और कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितनी है? 59.3% है। ध्यान रखना कि कार्यशील जनसंख्या में कृषि क्षेत्र में जो जनसंख्या कितनी लगी है? 59.3%। ठीक है। उसके बाद आता है राज्य का कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल कितना है? 2,41,170 हेक्टेयर है। 24,170 हेक्टेयर है। ठीक है। 24,170 हेक्टेयर है कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का। कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र कितना है? 16,71 हेक्टेयर। ठीक है। उसके बाद ओसर व खेती के अयोग्य भूमि कितनी है? 444,000 हेक्टेयर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कृषि बेकार भूमि कितनी? 389,000 हेक्टेयर। स्थायी चरागाह कितना होता है? 66,000 हेक्टेयर। उसके बाद अन्य वृक्षों व झाड़ियों आदि भूमि कितनी है? यहाँ पे 283,000 हेक्टेयर। वर्तमान में प्रति क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितना है? 1,61,000 हेक्टेयर हो जाता है। अन्य प्रति क्षेत्र जो है 552,000 हेक्टेयर हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि जो है 3,163,000 हेक्टेयर है। उसका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 165 लाख हेक्टेयर। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 165 लाख हेक्टेयर है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 103 लाख हेक्टेयर है। और कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 26,867 हेक्टेयर है। 26,864 हेक्टेयर है।
और कृषि गणना 2010 और 11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या कितनी है? ये देखिए आप, कितनी है? 22,92,02,900 है कुल संख्या, बताइए क्रियाशील जोतों की कुल संख्या। उसके बाद आता है कृषि जनगणना 2010 और 11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर 17,89,000 हेक्टेयर है, 17,89,000 हेक्टेयर है। और उसके बाद आता है कृषि गणना 2011 10-11 के अनुसार राज्य के कुल कुल कितना है, मतलब राज्य जो क्षेत्र पूरा राज्य है उसका कितना परसेंट है? तो यहाँ पर जो अगर तीनों की बात की जाए तो क्रियाशील है 79.23%। उसके बाद आता है क्रियाशील कुल क्षेत्रफल, जोतों का क्षेत्रफल 13.14%। और कुल राज्य का कितना है? 5.79%। क्रियाशील जोतों में जो हाँ सॉरी, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आता था कि कृषि गणना 2010 और 11 के अनुसार राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत लघु और सीमांत लघु अर्धमध्यम मध्यम व बृहत आकार की जोतों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 79, यहाँ पर लघु जो आते हैं 79.23%, सबसे ज़्यादा है लघु क्षेत्र पाया जाता है। वो सॉरी, सीमांत क्षेत्र के लोग पाए जाते हैं। फिर लघु में आता है 13.14%, अर्ध मध्यम में आते हैं 1.579%, और मध्यम में 1.73%, और बृहत जोतों का जो आकार है 0.11%। सबसे ज़्यादा जोतों का जो आकार है लघु जोतों, बस सीमांत जोतों का आकार है, ठीक है। और सबसे कम बृहत जोतों का आकार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद आता है कि कृषि गणना 2010 और 11 के अनुसार राज्य की सीमांत लघु अर्ध मध्यम मध्यम व बृहत आकार की जोतों का औसत आकार क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सीमांत में 0.39 हेक्टेयर के लमसम से आता है, लघु में 1.39 हेक्टेयर के आता है लमसम, और 1 हेक्टेयर से भी कम होता है सीमांत, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से कम, मतलब 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से कम होता है लघु जोत, ठीक है। आकार जो जोतों का आकार होता है, अर्ध मध्यम में अगर देखा जाए तो 2.40 हेक्टेयर के लमसम होता है, 2 से ज़्यादा और 5 से कम। और इसमें मध्यम में अर्ध मध्यम में बता रहा हूँ, मध्यम में आ जाता है 5.52 हेक्टेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बृहत आकार पूछा जाए तो 15.01% सॉरी हेक्टेयर आता है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो आकार आता है। और बड़ा आकार जो है बृहत है, जो कि सबसे कम पाया जाता है। कृषि 2010 और 11 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत कितना है? 0.76%, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि पाई जाती है अगर राज्यों में सभी वर्गों के औसत जोत की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद आता है मृदा संरचना। उत्तर प्रदेश की जो मृदा संरचना है उसके बारे में देखते हैं। तो प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है गंगा यमुना मैदान। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये पूछा गया है। उसके बाद नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है क्रमशः खादर और भांगर के नाम से। नवीन जो मृदा को खादर होती है और प्राचीन मृदा को भांगर के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ बलुआ मटिहार और मटिहार दोमड़ कहा जाता है खादर मृदा को। यहाँ पे ध्यान रखें, जो स्थानीय नामों में, स्थानीय भाषा में जलोढ़ या बलुआ कह लो, मटिहार कह लो, मटिहार दोमड़ कह लो, उसको क्या कहा जाता है? खादर मृदा को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय भाषा, मतलब स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमड़ आदि को भांगर मृदा कहा जाता है, जो पुरानी जलोढ़ वगैरह है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है कॉप मिट्टी, कीचड़ और बालू से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी किसकी होती है? पोटास की तो अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस जलोढ़ मृदा में, जैसे उपजाऊ जलोढ़ मृदा होती है ऐसी बात नहीं, तो यहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन व जैव तत्वों की कमी होती है। उसके बाद गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय व क्षारीय मृदा मिलती है, जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है ऊसर या बंजर या कल्हर या रेह। क्या बोलते हैं? ऊसर, बंजर या कल्हर, रेह बोला जाता है। यहाँ पर लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो कौन से? मथुरा और आगरा, और जिलों, जो मथुरा और आगरा के ज़िले हैं उनमें कुछ मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मिट्टी। कौन सी काली मिट्टी? रेगुड़, करेल या कपास मृदा के नाम से किसे जानते हैं? काली मृदा को ही जानते हैं, रेगुड़, करेल या कपास के नाम से। उसके बाद आता है लाल मृदा, परवा व पाड़वा, मार या मांड, रौकर या रौकड़ व भुट्टा मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड में। कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मृदा, परवा मृदा, परवा या पड़वा मृदा बोलते हैं, मार या मांड मृदा, रौकर या रौकड़ मृदा जो होती है, भुट्टा मृदा जो होती है, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद आता है राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड में ही पाई जाती है। और प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन कहाँ है? मतलब शुष्क अगर क्षेत्र देखा जाए तो वहाँ पर बुंदेलखंड का है। और सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन, सबसे अधिक मृदा अपरदन जो होता है जल से होता है। मृदा का क्षरण किससे होता है? जल से सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
जो बाढ़ वगैरह आ जाती है इस वजह से। प्रदेश में जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तराई व भावर क्षेत्र हैं। कौन से? तराई व भावर क्षेत्र हैं। उसके बाद इस प्रदेश में सर्वाधिक जो अवनालिका अपर्दन जल से होता है वाला जो क्षेत्र है वो चंबल नदी है। कौन सी नदी करती है? वाली नदी क्षेत्र कौन सा है? चंबल नदी का। चंबल नदी जो है सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन से जुड़ी हुई है। उसके बाद प्रदेश में अवनालिका अपर्दन जल से होने वाले सर्वाधिक प्रभावित जिले क्रमशः कौन से? इटावा और आगरा। सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित, जैसे अवनालिका अपर्दन से इस प्रभावित जिले कौन से? इटावा और आगरा। मतलब यहाँ की जो है मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है, उबड़ खाबड़ सी हो जाती है। अवनालिका अपर्दन के कारण से क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं। क्या बनते हैं? बीहड़, जो चंबल के बीहड़ है। चंबल नदी और ये जो बने हुए हैं तो चंबल के बीहड़ तो सुने होंगे। राज्य में वायु अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से? वायु अपर्दन से मथुरा और आगरा। वायु अपर्दन से मथुरा और आगरा प्रभावित होते हैं। फसल चक्र अपनाने वाले कम से कम हानि होती है उर्वरता की शक्ति को। अगर और खेती में फसल चक्र को अपना लिया जाए तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को कम क्षति पहुंचती है। और यहाँ पर दिया गया है कि सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं वायु अपर्दन से, तो वो मथुरा और आगरा हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर किया गया है आपको देने के लिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें और आप लोगों का प्यार मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।